तो दोस्तों पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बता दिया हूँ अपक्षय क्या है, अपक्षय का नियंत्रित करने का कारक क्या है, उस कारक द्वारा क्या क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ। उस टॉपिक पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। अब अपक्षय के प्रकार या वर्गीकरण जान लेते हैं। तो ऊपर यह स्पष्ट किया जा चुका है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि चट्टानों में विघटन तथा वियोजन मुख्य रूप से क्रमशः यांत्रिक और भौतिकी यांत्रिक मतलब या भौतिकी यांत्रिक एक ही चीज होता है तथा रासायनिक परिवर्तनों द्वारा होता है। जीवों तथा वनस्पतियों द्वारा भी अपक्षय होता है तथा इनके कार्य भी यांत्रिक तथा रासायनिक दो रूपों में संपन्न होता है। यहाँ क्या है तो जो जीवो जंतुओं द्वारा होता है वो भी यांत्रिक और रासायनिक द्वारा भी संपन्न होता है। 3 कारक हो जाते हैं। इस आधार पर अपक्षय में भाग लेने वाले कारकों को निम्न रूपों में बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। तो पहला भौतिकी, ठीक है। तो देखिए 3 कारक होते हैं भौतिकी के अपक्षय के। तो पहला भौतिक या यांत्रिक कारक, तो इसमें जल, सूर्य ताप, तुषार, वायु ताप आता है। दूसरा रासायनिक कारक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आता है, जिसके कारण अपक्षय होता है। यह जब मिल जाते हैं मिट्टियों के साथ। तो तीसरा आता है प्राणी वर्गीय कारक, वनस्पति, जीव जंतु और मानव। तो प्राणी वर्गीय कारक हो गया, रासायनिक हो गया और भौतिकी हो गया। आई होप आपको नहीं भूलेगा, पेपर में चीज पूछता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विघटन तथा वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय का निम्न रूप में विभाजन किया जा सकता है। तो विघटन के रूप में अब देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक शॉर्ट में बताया हूँ कि ये जो कारक होते हैं इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं जिसके कारण अपक्षय होता है मिट्टियों का। तो चट्टानें टूट जाती हैं किस कारण से, ये 3 रूपों में कारण। अब हम जान लेते हैं जो जिस कारण अपक्षय होता है, जो जो कारण होते हैं उसमें। तो भौतिकी या यांत्रिक अपक्षय जो होता है, यांत्रिक भौतिकी है या भौतिक हो या यांत्रिक हो। ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, मतलब ताप जब ज्यादा होता है तो बड़े बड़े टुकड़ों में जब विघटन हो जाता है, एक अपक्षय का कारण है। तो ये आता है भौतिक के अंतर्गत। दूसरा इसके अंतर्गत आता है ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन, टूट जाना, विघटन में टूट जाना। तीसरा था तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तुषार जो बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तुषार ये ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तुषार की जो होती है बर्फबारी, यहीं पर तुषार का वर्षा तो हिम क्षेत्र में ज्यादा होता है। चौथा है ताप तथा वायु के कारण अपदलन। पांचवा है दाब मुक्ति के कारण चट्टान का टूटना। दाब जब मुक्त हो जाता है तो उसके कारण चट्टानें टूट जाती हैं। अब रासायनिक अपक्षय जान लेते हैं। ये अपक्षय के विघटन और वियोजन में भाग लेने वाले जो अपक्षय के निम्न विभाजन उसके रूप में हम जान रहे हैं। तो रासायनिक अपक्षय जान लेते हैं। ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजनीकरण कहा जाता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनीकरण। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछता है। कार्बोनेटीकरण या कार्बोनेशन तीसरा है सिलिका या पृथक्करण या डिसिलिकेशन जिसे कहा जाता है। 3 इसका नाम है। चौथा है जलयोजन या हाइड्रेशन। इसके बारे में आगे मैं विस्तृत में बताऊंगा। ये जो तीनों टॉपिक हैं, इसमें 5 रूप है, इसमें 4 रूप है और इसमें 3 रूप है। अब प्राणी वर्ग अपक्षय जान लेते हैं। वानस्पतिक अपक्षय होता है वन द्वारा, जो उसमें जीव होते हैं, मतलब प्राण होता है। दूसरा है जैविकी अपक्षय, तीसरा है मानवीय द्वारा अपक्षय। अब जैविक रासायनिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय जो कहा जाता है, ठीक है। और चौथा आता है इसमें, देखिए जैविक रासायनिक अपक्षय आता है, ठीक है। तो चलो जैविक रासायनिक 4 अपक्षय होता है। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं जो अपक्षय का भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, इसके आधार पर इसका हम विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। तो यांत्रिक अपक्षय सूर्यताप या तुषार या वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। मतलब सूर्यताप, तुषार, सूर्य का ताप ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर सूर्य द्वारा चट्टानों में पड़ती है। तुषार मतलब बर्फ की बारिश हो रही है। तीसरा वायु मतलब हवा का चलना। इन कारणों द्वारा जब अपक्षय होता है तो उसे यांत्रिक या भौतिकी अपक्षय कहा जाता है। यांत्रिक अपक्षय में यद्यपि ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है, मतलब सबसे ज्यादा भौतिकी अपक्षय में सबसे बड़ा कारक कौन सा होता है, तापमान। तथापि इसके अंतर्गत दाब मुक्ति, जल का जमना, पिघलना तथा गुरुत्व का भी सहयोग रहता है। यांत्रिक अपक्षय का निम्न रूपों में उल्लेख किया जा सकता है। पहला, ताप के कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तो मैं इसका विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। ताप मतलब टेम्परेचर। कई विद्वानों ने
चट्टानों के कई ऐसी किस्मों का पता लगाया है कि जिन पर तापीय परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है, मतलब तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। कई ऐसे चट्टान हैं। चट्टान चूर्ण से निर्मित चट्टानों का खासकर शैल तथा बलुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है। बलुका जो पत्थर होता है उसमें तापमान नहीं पड़ता है, जो छोटे छोटे कण वाले होते हैं। इनमें चट्टानों के कण एक दूसरे से अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ की पतली सतह द्वारा अलग रहते हैं, जिस कारण ताप का प्रभाव नहीं हो पाता है। अर्थात छोटे चूर्ण वाले चट्टानों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं इस पर ताप का प्रभाव बहुत तीव्र गति से पड़ता है। इसके विपरीत रवेदार चट्टानों में या अवसादी चट्टानों में विभिन्न कण एक दूसरे से संगठित होते हैं। मतलब जो छोटे कण वाले चट्टान होते हैं, अर्थात यूं कहें जो बलुका पत्थर के चट्टान होते हैं, उनमें ताप का असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, बहुत महीन होते हैं। देखे होंगे आप बालू। इसके विपरीत अगर देखें हम रवेदार या अवसादी चट्टानें जो होती है, जो परतदार होती हैं, वो एक दूसरे से संगठित होते हैं। ताप के पड़ने से प्रत्येक कण फैल जाते हैं तथा तापीय ह्रास के साथ उनमें सिकुड़न होता है। मतलब ताप जो पड़ता है तो प्रत्येक कण एक संगठित होते हैं, वो फैल जाते हैं। जैसे धरातल पर ले लीजिए जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं, एक चट्टान का, एक परतदार चट्टान से बना है, अवसादी चट्टान से। अगर इस पर तापमान ज़्यादा फैलता है, ठीक है, तो ये फैल जाता है, रात में सिकुड़ जाता है, तापमान कम होता है। इस सिकुड़न और फैलन का चट्टानें टूट जाती हैं, जिससे अपक्षय होता है। ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन। तो उन शुष्क मरुस्थलीय भागों में जहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक होता है, जहाँ दैनिक मतलब दिन का ताप बहुत ज़्यादा होता है, बड़े बड़े कणों वाले चट्टानों में टूट कर बिखरने की क्रिया अधिक प्रचलित होती है। तो बड़े बड़े जो चट्टान होती हैं वो टूट कर छोटे छोटे ताप चट्टानों में बदल जाते हैं। उसी को हम लोग ताप के छोटे छोटे कणों में विघटन होना कहते हैं। ठीक है, ताप के कारण। अब तीसरा जान लेते हैं, वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का टूट टूट कर बिखर जाना। ठीक है, गर्म प्रदेशों में जहाँ पर ताप अधिक होता है, इस क्रिया का संपादन अधिक होता है। मतलब जहाँ जो गर्म क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्र है, वहाँ पर अगर गर्म प्रदेश है, वहाँ पर ताप अधिक है, तो एक क्रिया बहुत ज़्यादा काम करती है, जो वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का टूटता है या बिखरना। सूर्यताप द्वारा तप्त, जो सूर्यताप होता है, सूर्यताप द्वारा तप्त चट्टानों के ऊपर जब अचानक वर्षा की फुहारें पड़ती हैं, ठीक है, जब सूर्यताप की तब चट्टानें होती हैं, अचानक बारिश पड़ जाती है, बारिश की बूंदें पड़ती है, जो एकदम गर्म चट्टानें होती हैं, जिनमें से गर्दा से चटकनें पड़ जाती हैं। यूँ कहें कि गर्म शीशे पर कोई गर्म शीशा लो, उस पर पानी डाल दो जिससे चटकन आ जाए, वैसे ही इसमें भी होता है। खूब ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण अगर उस पर हम पानी छिड़क दें वर्षा का, तो उस चट्टान में चटकन आ जाती है, जिससे चट्टानें टूट के बिखर जाती हैं। इस तरह वर्षा के जल द्वारा टूटने चट्टानों का टूट टूट कर बिखर जाना होता है। ठीक है। चौथा है तुषार कणों द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। ठीक है, तुषार द्वारा यांत्रिक अपक्षय। तो तुषार जो होता है, ये मैं बता चुका हूँ कि ये शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में हमेशा होता है, जहाँ बर्फ, तुषार का मतलब होता है बर्फ की बारिश। ठीक है, बर्फ होता है, छोटे छोटे रूप में बरसता है। तुषार द्वारा यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय भागों में अधिक प्रचलित होता है। इसके अलावा उच्च पर्वतों के ऊपरी भाग पर भी ये क्रिया अधिक सक्रिय होती है। अब दाब मुक्ति द्वारा विघटन या अपरदन जान लेते हैं। कई आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी रहती हैं, आग्नेय या रूपांतरित। ठीक है, जिस कारण उच्च दाब एवं ताप के कारण उनमें कणों की संरचना होती है। परंतु ऊपर की चट्टानों का जब अपरदन द्वारा लोप हो जाता है, तो ये दाब चट्टानों के ऊपर से दृष्टिगत होती है। मतलब चट्टानों के ऊपर से दाब साफ दिखाई देता है। दृष्टिगत जो चट्टानों पर यह दाब बनी रहती है वो हट जाती है जब अपरदन हो जाता है, तो फलस्वरूप उनमें से दबाव हट जाता है, जिस कारण चट्टानें दरारें पड़ जाती हैं तथा विघटन या अपरदन प्रारंभ हो जाता है। चट्टानों के ऊपरी भाग पर चटकन लंबवत होती है, जिसे चादरी विभाजन कहते हैं। अर्थात यूँ समझें कि दाब मुक्ति जो चट्टानें हैं, कुछ है आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान धरातल के नीचे हैं, और जब उन ऊपरी चट्टानों का, उसके ऊपरी चट्टानों का, ठीक है, जो धरातल के नीचे आग्नेय रूपांतरित चट्टान, अगर ऊपरी चट्टानों का जो होता है उसके ऊपर दाब वाला चट्टान जो उसके ऊपर होता है, तो मतलब दाब ही हुआ। अगर किसी के व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ जाए तो उसके ऊपर एक भारी होता है, लोड होता है। तो ऐसे चट्टान के ऊपर चट्टान जब चढ़ा होता है, तो आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों के ऊपर कई सारी चट्टानें जब चढ़ जाती हैं, उनका अपरदन हो जाता है, तो दाब मुक्त हो जाता है। जब हल्का चीज़ें होती हैं, अचानक उसमें क्रैक पड़ जाता है, तो उस क्रैक पड़ने का चट्टानों का टूट जाना या विघटन हो जाना होता है, जिसे हम लोग दाब मुक्ति द्वारा विघटन या अपदलन कहते हैं। ठीक है,
अब हम जान लेते हैं, हमने बता दिया आपको भौतिक या यांत्रिक अपच्छ के 5 रूप थे, पांचों बता दिया। अब दूसरा जान लेते हैं रासायनिक अपच्छ, क्योंकि 3 मैंने रूप बताया था, एक भौतिक या यांत्रिक या रासायनिक, या एक मैं बताया था जो आपको जिसमें जीवन होता है, जो जो पूरा पूरा प्राणी, जो प्राणी युक्त अपच्छ होता है, ठीक है, प्राणी वर्गीय अपच्छ जो होता है या प्राणी वाले अपच्छ जो होते हैं जिसमें जीव जंतु सब आते हैं, मानव भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, टोटल 5। अब रासायनिक अपच्छ बता देता हूँ। वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है, परंतु जब इनका संयोग नमी या जल से नहीं होता है, अर्थात जब तक ये शुष्क होते हैं तब तक ये अपच्छ की दृष्टि से ये तत्व क्रियाहीन होते हैं। अर्थात यूँ मैं आपको साधारण बातों में बता दूँ तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल के निचले 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 जो निचले सबसे नीचे जो मौजूद है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत नीचे ही मौजूद है, मतलब पृथ्वी भूपटली पर मौजूद है, ठीक है। इसमें अच्छा जलवाष्प जो जल है ये भी यहाँ पर प्रधान है, जो पृथ्वी के भूपटली या यूँ कहें तो हम लोग जिस पर हम लोग हैं निवास करते हैं, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है। तब तक ये निष्क्रिय होते हैं, तब तक ये अपच्छ नहीं कर सकते हैं जब तक इन्हें कोई नमी, ठीक है, कोई जल ना मिले। अगर जल वाष्प है, वाष्प अलग चीज होता है, जल अलग चीज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस हैं और जल वाष्प की प्रधानता होती है। जब तक ये चीजें हैं किसी जल से नहीं मिलते हैं तब तक ये रासायनिक अपच्छ नहीं कर सकते हैं, अर्थात यूँ कहें तो चट्टानों को तोड़ नहीं सकते हैं जब तक ये जल से नहीं मिलते। जो जल से मिलते हैं, जहाँ जिस जिस जल से मिलते हैं, जिस चट्टान में वो जल होता है, अगर वहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या जलवाष्प है और उस चट्टान में अगर जल है तो ये जो उसमें मिलेंगे तो उसका अपच्छ करना शुरू कर देते हैं। अब बताता हूँ आगे कि अपच्छ कैसे करते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन द्वारा कैसे अपच्छ होता है, रासायनिक प्रक्रिया जान लेते हैं। वायु की ऑक्सीजन का सहयोग जब वायु का ऑक्सीजन का सहयोग से जब जल होता है, जो वायु की ऑक्सीजन का सहयोग जब जल से होता है, ठीक है, तो यूँ समझें कि वायु की ऑक्सीजन, ठीक है, वायु की जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसका सहयोग जब जल से होता है, ठीक है, जब वो जल से मिलता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन जल से मिलता है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टान के खनिजों पर होती है। तो जो जल से मिलने की क्रिया है वो चट्टानों के खनिजों पर होती है, इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं। अब बताता हूँ ऑक्साइड क्या होते हैं जो बनते हैं, जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है। ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। आग्नेय चट्टानों में लोहा, लौह सल्फाइड तथा पाइराइट के रूप में पाया जाता है। इस पर ऑक्सीकरण के प्रभाव से प्राय जंग लग जाता है, जिस कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं जब वियोजन होने लगता है। मान लीजिए एक शुद्ध लोहा है, वो जल से मुक्त है, ठीक है, दिखते नहीं है, कोई नया नया लोहा होता है वो जल से मुक्त होता है, लेकिन जो लोहा के साथ हम लोग लोहा पानी गिराते हैं, ऑक्सीजन उसके साथ जब मिलता है, ठीक है, तो अगर हम छोड़ देते हैं उसे कुछ समय के लिए तो उसमें देखते हैं मूर्छा पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ पानी लोहे पर लग जाता है जिसके कारण उसमें जंग लग जाता है, उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। वो करता क्या है, वो जो लोहे के छोटे छोटे मतलब चट्टाने के रूप में एक लेयर होती है उसको धीरे धीरे तोड़ने लगता है, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण अपच्छ कहते हैं, जो रासायनिक क्रिया है। दूसरा मैं बताता हूँ कार्बोनेशन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा जो होता है, जिसका नाम है कार्बोनेशन, ये भी रासायनिक क्रिया है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं। क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण जल से होता है, यहाँ पर भी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से जब मिलता है तो कई कार्बोनेट बन जाते हैं, तो जल की घुलनशील होते हैं, तो ये जल में घुलनशील हो जाते हैं, जो बनते हैं कार्बोनेट। इन कार्बोनेट के निर्माण के कारण चट्टानों को घुलनशील तत्व उनमें से अलग होकर जल के साथ हो लेता है, इसी कारण से कार्बोनेशन घोल भी कहा जाता है। होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से मिलता है, मिश्रण करता है, तो उसमें कार्बोनेट बन जाता है छोटे छोटे, कई अलग अलग, ठीक है, ठीक है, जब ये जल से घुलनशील होता है तो इन कार्बोनेट के निर्माण के कारण जब ये निर्माण होता है चट्टानों के जो घुलनशील तत्व होते हैं, मान लीजिए कोई चट्टान है ठोस अवस्था में लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व जुड़े हुए हैं जो घुलनशील हैं,
तो कार्बोनेट के साथ वो अलग हो जाते हैं, जिसके कारण वो चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं और उन चट्टानों का वहीं पर टूटना फूटना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो उनका अपक्षय होने लगता है। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा बताता हूँ हाइड्रेशन या जलयोजन। ठीक है, ये क्या है ये बता देता हूँ। ये भी रासायनिक क्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत लोग कंफ्यूज करता है चैप्टर, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिज में हाइड्रेशन की क्रिया होती है। जब चट्टानों का संपर्क जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन जो जल का हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिज में हाइड्रेशन की क्रिया होती है। ठीक है, जो जल की हाइड्रोजन है उसे चट्टानों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, अर्थात चट्टानें जल सोख लेती है। ठीक है, हाइड्रेशन जब होता है, ठीक है, जल का जब संपर्क चट्टान से होता है, किसी भी मिट्टी से, किसी भी चट्टान का लेयर है, तो उसमें हाइड्रोजन के कारण, उस जल में हाइड्रोजन के कारण खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, जिससे वो पूरा पूरा देखेंगे कहीं भी चट्टान में पानी डालेंगे तो उसको सोख लेता है। तो ये हाइड्रोजन जल में होने के कारण उसमें हाइड्रेशन क्रिया होने लगता है, किसमें, चट्टान में, जिससे वो सोखने लगता है पानी को, तथा उसकी आयतन में वृद्धि होती है। जो आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है, कभी कभी ये विस्तार प्रारंभिक आयतन से, मतलब जो आयतन है उससे दोगुना हो जाता है। इस क्रिया से कभी कभी मौलिक चट्टान का वास्तविक आयतन में 88% का विस्तार हो जाता है। अर्थात यूँ समझ लें कि कोई चट्टान अगर 100% फैला हुआ है और जब जल से उसे हाइड्रोजन प्राप्त हो तो हाइड्रोसेन की क्रिया हो, अर्थात जल जब वो सूखेगा चट्टान तो 188 मतलब 88% बढ़ जाएगा। अर्थात यूँ कहें तो 88 उसका दोगुना हो जाएगा, लगभग दोगुना हो जाएगा उसका का। इस प्रकार चट्टानों के आयतन में विस्तार के कारण उनके कणों तथा खनिजों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण चट्टानें फैलकर टूटने लगती है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल, आग्नेय चट्टान में हाइड्रेशन क्रिया अधिक प्रभाव पड़ता है। जो आग्नेय चट्टान होती है उसमें हाइड्रेशन क्रिया बहुत ज़्यादा होता है। तो हाइड्रेशन जान गया, जलयोजन, जल में जो हाइड्रोजन होता है, तो जब जल किसी भी मिट्टी के साथ मिलता है, खासकर आग्नेय चट्टान के साथ ज़्यादा होता है, तो जब उससे मिलता है तो जल जब हाइड्रेशन होता है, ये हाइड्रेशन क्यों होता है, जल में हाइड्रोजन होने के कारण है। जब हाइड्रेशन होता है, चट्टानें जल को सोख लेती हैं, जब सोखती हैं तो फैल जाती है, अपने से दोगुना हो जाती है, 88% फैल जाती है, जिसके कारण चट्टानों में छोटे छोटे जो कण होते हैं वो टूटने लगते हैं, जो तत्व होते हैं अलग होते हैं, और इस कारण हाइड्रेशन जलयोजन होता है, जिसे हम लोग अपक्षय की क्रिया कहते हैं। अब बता देता हूँ सिलिका पृथक्करण। सिलिका पृथक्करण क्या होता है, चौथा हेडिंग है रासायनिक क्रिया में। अनेक चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाता है। अनेक चट्टान जो होती हैं अनेक प्रकार के, उनमें अनेक जो होती हैं, अनेक चट्टानों में सिलिका अधिक मात्रा में होती हैं। कई चट्टानें जिसमें सिलिका बहुत ज़्यादा होती हैं। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से, जब रासायनिक क्रिया होती है, सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाता है। ऐसा अर्थात यूँ समझे कि जिस चट्टान में सिलिका है, जब जल से वो चट्टान मिलता है तो सिलिका अलग हो जाता है, तो उस क्रिया को सिलिका का पृथक्करण या अलग होना कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में खासकर ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान का एक रूप है, इसमें से कुछ क्वार्टर्स के रूप में होते हैं तथा अधिकांश सिलिकेट के रूप में है। सिलिकेट का जल द्वारा चट्टान से पृथक्करण आसानी से हो जाता है, जिससे चट्टान ढीली पड़ जाती है तथा उनका वियोजन शीघ्र, मतलब टूट जाना जल्दी हो जाता है। वियोजन एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, तो सिलिका पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग होना। ठीक है, तो ये तभी होता है जब जब चट्टान जल से मिलता है और जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा होती है तो सिलिका उससे निकल जाता है। ठीक है, जब निकल जाता है तो उसमें जो सिलिका पहले था वो कठोर उसको बनाया हुआ था। खासकर आग्नेय चट्टान में ज़्यादा क्रिया होती है। आग्नेय चट्टान की ग्रेनाइट है, खासकर ग्रेनाइट चट्टान है, आग्नेय का एक रूप है, उसका एक अंग है। तो ग्रेनाइट चट्टानों में क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। जब सिलिका उस ग्रेनाइट से निकल जाता है तो वो चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। ठीक है, यूँ कहें कि किसी मानव के शरीर से खून, जैसे ब्लड को निकाल देना, तो मानव एकदम कमज़ोर हो जाएगा और वो मरने के कगार पर आ जाएगा। ऐसे ही सिलिका, जब ग्रेनाइट से सिलिका निकल जाता है या किसी भी चट्टान से जब सिलिका निकल जाता है तो उस चट्टान का कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और इस कमज़ोर होने के कारण वो चट्टानें बिखर जाती, टूट जाती हैं। तो इसका सिलिका पृथक्करण कहते हैं, सिलिका अपक्षय क्रिया कहते हैं। ये रासायनिक क्रिया है। अब तीसरा एक मैं बताया था कि अब भौतिकी कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, रासायनिक कंप्लीट हो गया। तीसरा प्राणी वर्गीय अपक्षय, जो प्राणी द्वारा मतलब प्राणी जीव जंतु द्वारा और मानव और वनस्पति द्वारा किया जाता है। चलिए बता देता हूँ ये क्या होता है। तो यहाँ पर जो वनस्पतियों और जीव जंतु द्वारा विघटन जो किया जाता है, तोड़ फोड़ किया जाता है चट्टानों में, वो प्राणी वर्गीय अपक्षय होता है। तो चलिए इसमें जो पहला रूप होता है, इतना मैं लिख दिया हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा ही है, बहुत डिटेल में बताया हूँ। लेकिन इसका पहला हेडिंग है जो बताया था, जीव जंतु द्वारा अपक्षय, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिट्टी में रहने वाले कई प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा बिलकारी प्राणी, मतलब बिल बनाने वाले जो प्राणी, बिल बनाकर रहने वाले जीव जो होते हैं रहते हैं, जो कि सहने सहने मतलब धीरे धीरे परंतु लगातार धराती चट्टानों में अपने विनाशनात्मक कार्य अर्थात बिल बनाने के लिए खनन कार्य द्वारा उसे ढीली तथा पोली बनाने रहते हैं। बिलकारी जीवों में गोफर, एक प्रकार की गिलहरी, प्रेरी कुत्ते, दीमक, लोमड़ी, गीदड़, चींटी, चूहा आदि प्रमुख, जो कि अपने निवास के लिए चट्टानों को खोद कर उनमें बिल बनाते हैं, जिस कारण चट्टानों पोली तथा कमजोर हो जाती हैं एवं विघटन आसानी से होने लगता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खासकर केंचुआ का जैविक अपक्षय सर्वाधिक साथ रहता है। तो जब बिलें बना देते हैं सब, तो चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, इस कारण चट्टानें टूट जाती हैं, ठीक है, कमजोर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। अब वनस्पति द्वारा अपक्षय कैसे होता है बता देता हूँ। वनस्पति द्वारा अपक्षय दो रूपों में होता है, प्रथम यांत्रिक तथा द्वितीय रासायनिक। यांत्रिक होता है भौतिकी, द्वितीय जो होता है रासायनिक, ठीक है, या इसको वियोजन और ऐसे समझे तो विघटन और वियोजन कर सकते हैं। विघटन होता है भौतिक, वियोजन होता है रासायनिक। यांत्रिक अपक्षय में मतलब भौतिकी अपक्षय में वृक्षों, झाड़ियों तथा छोटे छोटे पौधों की जड़ें पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती हैं, जिस कारण चट्टाने की दरारें जिनमें इनकी जड़ों का प्रवेश होता है फैलने लगती हैं तथा तनाव के कारण विघटन होने लगता है, ठीक है। मतलब ये होता है कि जब जड़ें किसी धरातल में पहुंचती हैं, ठीक है, तो जड़ें के द्वारा मिट्टी में जब वो प्रवेश करती हैं तो चट्टानें वहाँ फैलने लगती है जो एक साथ जुड़ी हुई थी, जिसके कारण विघटन होने लगता है। ये यांत्रिक एक मतलब ये कहते हैं भौतिकी अपक्षय है। स्मरणीय है कि सभी प्रकार के पौधे चाहे बड़े हों या छोटे हों या फंजाई की तरह नगण्य हों या मतलब छोटे हों, अपक्षय में क्रिया भाग लेते हैं, अपक्षय की क्रिया में ये भाग लेते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं चट्टानों को फैला देती हैं, जिसके कारण वो चट्टान अलग हो जाते हैं, उनका अपक्षय होने लगता है, ठीक है। वनस्पतियों द्वारा रासायनिक अपक्षय कम महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब दूसरा जो अपक्षय है, वनस्पतियों द्वारा दो अपक्षय होता है, यांत्रिक मैंने बताया हूँ अपक्षय, जिसे भौतिक अपक्षय भी कहते हैं, या विघटन, ठीक है। तो रासायनिक दो अपक्षय दूसरा कारक है, जो इसका है दूसरा रूप है वनस्पति का। तो जान लेते हैं रासायनिक अपक्षय क्या होता है, वनस्पति द्वारा कैसे होता है। प्राय सभी प्रकार की वनस्पतियों की जड़ें चट्टानों के कुछ तत्वों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेती हैं, जिससे चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। वनस्पतियों की जड़ों में प्राय जलयुक्त बैक्टीरिया होते हैं तथा यह चट्टानों के खनिजों को घुलाकर उनसे अलग कर देती हैं तथा चट्टानों को कमजोर बना देती हैं। अब मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वनस्पति तथा जीवों के अवशेष जल में पड़कर सड़ते हैं, जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड का ऑर्गेनिक सीड अलग हो जाते हैं तथा इनके सम्मिश्रण से जल का एक सक्रिय घोलक कारक हो जाता है तथा चट्टानों के खनिजों को अलग कर देता है। वनस्पतियों के अवशेषों को सड़ने से प्राप्त हायम्स या लुमेटाइट को घुलकर अलग कर देता है। तो जैसे कि जब भौतिकी अपक्षय होता है, वनस्पति द्वारा जो भौतिकी अपक्षय होता है, जड़ें जब चट्टानों में जाती है उसके साथ होता क्या है, उस जड़ें जाती है तो उसको फैला के तोड़ देती है चट्टानों को, जिससे चट्टान में विघटन होता है, वियोजन होता है, ठीक, विघटन होता है सॉरी, तो उससे चट्टानें टूट जाती हैं, ठीक है। उससे एक अपक्षय होता है भौतिकी अपक्षय, जिसे कहते हैं वनस्पति द्वारा। रासायनिक अपक्षय में होता है उसी क्रिया में जब उस जड़ के साथ छोटे छोटे बैक्टीरिया जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जाते हैं उस जड़ में, तो चट्टानों में दब के सड़ने गलने लगते हैं, मर जाते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक एसिड आदि अलग हो जाते हैं, जो उनका अवशेष होते हैं उस जल में जब सड़ने लगते हैं, तो ठीक है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इस सम्मिश्रण कारण एक सक्रिय घोल तैयार हो जाता है, ठीक है, एक सक्रिय घोल, जिसके कारण चट्टानें खनिजों को अलग कर देता है ये सक्रिय घोल, ठीक है। चट्टान जो होता है उसमें जो खनिजें होती हैं उसको अलग कर देता है, ठीक है। तो वनस्पति के जो अवशेष होते हैं जो होते हैं वो भी सड़ने लगते हैं, जिससे हेमस और तत्व तथा लिमोनाइट तत्व का घुलाकर अलग कर देता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो जब नीचे आते हैं तो कुछ वो काम करते हैं, उसके बाद से उसका डेथ हो जाता है, तो जो उनका अवशेष होता है
जो जड़ धरातल के अंदर जाता है जड़ों के साथ, पेड़ के जड़, वनस्पति के जड़ों के साथ, उसके कारण वो जो अवशेष, उनके जो अवशेष बचा रहता है उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक, ठीक है, जब उसमें सड़ने लगते हैं तो उनका निर्माण होता है, जिसके कारण उसका सम्मिश्रण होता है, घोल तैयार होता है, जिससे खनिजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। इन खनिजों का अलग होने के कारण वहाँ पर जो चट्टानें होती हैं उसके अंदर वो टूटने लगती हैं, ठीक है। तो रासायनिक अपक्षय कहलाता है, ठीक है। तो रासायनिक अपक्षय भी हुआ वनस्पति द्वारा, भौतिक अपक्षय भी हो गया। अब मानव जनित अपक्षय जो होता है, ठीक है, ये जब हम बता रहे हैं जो भी है ये देख लीजिए आप, ठीक है। प्राणी वर्ग मतलब प्राणी वर्गीय अपक्षय है, मतलब जो जिसमें जान होता है, जो जान जिसमें जो जो जीवित होता है उसके द्वारा जो अपक्षय किया जाता है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। रासायनिक और भौतिकी बता चुका हूँ। मनुष्य एक जैविक जंतु है, परंतु प्राद्योगिक मानव के रूप में अपक्षय की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की दर को कई गुना अधिक या कम कर देने में समर्थक हो गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकों से जो आधुनिक प्रयोग से लैस आर्थिक एवं प्रौद्योगिक मानव अपर्दन तथा अपक्षय का सर्वाधिक शक्तिशाली कारक बन गया है। मनुष्य की कतिपय आर्थिक क्रियाएं तथा खनिज की प्राप्ति के लिए खनन कार्य, सड़क का निर्माण, खनिजों के लिए डायनामाइट द्वारा पहाड़ियों को उड़ाना, औद्योगिक निर्माण कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति के लिए, सीमेंट के लिए चूना पत्थर के लिए खनन का कार्य आदि शैलियों को ब्रिटेन इतना शीघ्र से सहायक करती हैं। सिंपल बातों में बोलूँ, मैंने पढ़ के सुना दिया, मैंने आपको सिंपल अगर बताऊँ तो मानव क्या करता है, अपनी अपनी सुविधा के लिए, जहाँ उसको सुविधा की महसूस होती है, अगर उसको खनिज की आवश्यकता है तो चट्टानों को तोड़ेगा, अगर उसको कोई प्रयोग करना तब भी उस चट्टानों को तोड़ने के लिए प्रयोग करेगा। तो इससे होता क्या है कि मानव के इस क्रियाकलाप द्वारा, प्रौद्योगिक कार्यों द्वारा, अनेक अनेक प्रयोग द्वारा चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण वो टूट जाती हैं, इस कारण अपक्षय होता है। तो छोटे छोटे बातों में आपने जान लिया, ये सब क्रिया ज़्यादा ज़्यादा डायनामाइट लगा कर उड़ाते हैं लोग चट्टानों को, सीमेंट बनाने के लिए वो चट्टानों को तोड़ते हैं लोग, जो मानो है अपनी सुविधा कुशलता के लिए, अपनी सुविधा के लिए मानो एक बहुत बड़ा प्रणाली है जो अपक्षय के लिए कारक बन जाता है। तो ये हो गया मानव जनित अपक्षय। अब जान लेता हूँ, बता देता हूँ जैव रासायनिक अपक्षय क्या होता है, ठीक है। जैविक पदार्थों, पौधों तथा जंतुओं दोनों के द्वारा सेलों में विघटन तथा विभाजन अर्थात रासायनिक अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। तो ये चौथा है जो है, ये मैंने आपको ये तीन जो है मानव जनित, ठीक है, और वनस्पति द्वारा और ये जीव जंतु द्वारा, ठीक है। ये जो चौथा है मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, जैव रासायनिक अपक्षय, एक ये अलग अपक्षय है, ठीक है। देखिए मानव द्वारा अपक्षय हो गया, प्राणी वर्ग में जैविक अपक्षय हो गया, वनस्पति हो गया। जैविक रासायनिक अपक्षय मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो चौथा है ये एक मिस्टेक है, यहाँ पर चार जो है, एक चार लिखना चाहिए, ये मानव जनित अपक्षय, यहाँ पर प्राणी वर्ग अपक्षय खत्म हो जाता है। तो जैविक जो रासायनिक अपक्षय है ये चौथा एक हेडिंग है जो अपक्षय करना कार्य करता है, जैसे भौतिक अपक्षय हुआ, रासायनिक हुआ, प्राणी वर्गीय अपक्षय हुआ और जैव रासायनिक अपक्षय। तो टोटल अपक्षय का चार कारक है। तो जो चौथा कारक है जैव रासायनिक अपक्षय, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, बस थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। जैविक पदार्थों अर्थात पौधों तथा जंतुओं दोनों के, मतलब पौधे जो हैं जंतु हैं दोनों के द्वारा सेलों में विघटन तथा वियोजन, मतलब भौतिकी और रासायनिक, ठीक है, भौतिक और रासायनिक अपक्षय को ही जैव रासायनिक अपक्षय कहते हैं, ठीक है। विघटन और वियोजन मतलब पौधों और जंतुओं दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो इनके दोनों मिलने से जो भौतिक और रासायनिक क्रिया होती है इसी को हम लोग जैव रासायनिक अपक्षय कहते हैं, ठीक है। तो ये जैव रासायनिक अपक्षय हो गया, विघटन और वियोजन, ठीक है। तो ये आपका चौथा रूप कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं बताऊंगा अपक्षय का भू आकृतिक प्रभाव, मतलब उसका जो अपक्षय होता है उसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये अगला वीडियो होगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।